नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज बड़ी खबर में चर्चा दूसरे रण की चुनौती पर। दूसरे चरण का रण तैयार है, योद्धा तैयार है, इन योद्धाओं के भविष्य का फैसला करने वाली जनता भी तैयार है। लेकिन क्या तैयार है पुलिस? क्या मजबूत है मुस्तैदी? क्या पहले चरण की तरह इस बार भी ढेर हो जाएंगे तैयारियों के दावे, या फिर इस बार अग्नि परीक्षा में पास हो पाएगी पुलिस? इन तमाम पहलुओं पर बड़ी खबर में बड़ी नजर। तो पंचायत चुनाव का दूसरा चरण 17 जनवरी यानी रविवार को होने जा रहा है। सूबे के 35 लाख वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संवेदन और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के तमाम कड़े दावों के बावजूद चुनौतियां अहम हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या है तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। रविवार को सूबे में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का दूसरा बड़ा संग्राम होने जा रहा है। रविवार यानी 17 जनवरी को सूबे में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण में लगभग पूरी तरह से नाकाम हो चुकी पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए दूसरे चरण का रण अग्नि परीक्षा से गुजरने जैसा है। एक नहीं, दो नहीं, चौतरफा चुनौतियों से घिरा है दूसरे चरण का सियासी रण। पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल। 35 लाख वोटर दूसरे चरण में करेंगे वोटिंग। दूसरे चरण में 7,412 मतदान केंद्र बनाए गए। चौधर की सियासी महाभारत में गांव की सरकार पहले चरण में कानून का कत्ल अपनी आंखों से देख चुकी है। लोकतंत्र के अपहरण से लेकर सियासी मारपिटाई और खूनी खेल तक हो चुके हैं। चुनौती नंबर 1, मतदान के दौरान गुंडागर्दी। चुनौती नंबर 2, खूनी हिंसा और झड़प। चुनौती नंबर 3, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं। चुनौती नंबर 4, भीड़ के रूप में हावी होने वाले असामाजिक तत्व। चुनौती नंबर 5, चुनाव में धड़ल्ले से पहुंचने वाले असलहे। चुनौती नंबर 6, रसूखदारों की दबंगई पर लगाम। दूसरे चरण के रण में पुलिस के आगे ये बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि पहले चरण का संग्राम गवाह है लोकतंत्र पर लठतंत्र के हावी होने का। कानून और कानून के रखवाले तमाशबीन बने रहे, जो मतदाताओं के जहन में कई सवाल खड़े करते हैं। क्या दूसरे चरण के मतदान की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है? क्या दूसरे चरण की चुनौतियों के लिए तैयार है पुलिस? पंचायती चुनावों में खेला जा रहा खूनी खेल कैसे थमेगा? क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा दूसरे चरण का मतदान? क्या दबंगई की वारदातें थमेंगी? इन तमाम सवालों के बीच छोटी सरकार का भविष्य दांव पर है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ पंचायती राज की कल्पना की गई थी, आज उसी पंचायत पर दबंग और रसूखदारों की हनक हावी है। उस पर नाकाम होती व्यवस्था इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ी लिखी पंचायत का सपना महज दबंगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दूसरे चरण के इस चुनौती पर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा मौजूद है। नेहरा साहब नमस्कार। क्या आपको लगता है कि पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है, तैयार है? क्योंकि दावे पहले चरण के लिए भी किए गए, खूनी संघर्ष हुआ, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं हुई, एक नवनियुक्त सरपंच की हत्या कर दी गई। क्या इस बार पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है? देखिए, पहले चरण की जहाँ तक बात है, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा हिंसा हुई है कि इतना बड़ा मुद्दा बना है। कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। दूसरे चरण में भी कमोबेश यही स्थिति रहेगी। जो पंचायत चुनाव होते हैं, ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं।
इसमें क्या होता है कि हर गांव में एक एक वोट का पता होता है कि ये वोट जाएगी कहाँ, और यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की संभावनाएं भी ना के बराबर होती हैं। जो पंचायत का चुनाव होता है ना, वजह ये है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तो कमजोर को उसका पता होता है, बूथ कैप्चर करे या ना करे उसको जीतना अवश्यंभावी है, उसका जीतना, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जब सभी उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार हों, 3 उम्मीदवार हों, वो बराबर के मजबूत हों, तो क्या होता है कि झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। और उसमें क्या होता है कि एक एक वोट से जब निर्धारण होने लगता है बराबर का, आप मेरी बात समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि झगड़ा बढ़ जाता है। कुछ डमी जो होते हैं मतदाता, वो भी लाए जाते हैं। ये भी एक झगड़े की बड़ी वजह होती है पंचायत चुनाव में। मान लिया मेरा वोट मेरे गांव में है, लेकिन मैं रहता हूँ गुड़गांव में हूँ, तो क्या होता है कि अक्सर ये देखने में आता है कि मेरे स्थान पे किसी अन्य व्यक्ति को ले जाके वोट कास्ट करवा दी जाती है। हालांकि वोट जानी उसी को है, चाहे मैं भी चला जाऊं, लेकिन ये झगड़े का स्वरूप ले लेती है। तो इस तरह के जो झगड़े होते हैं पंचायत चुनाव में, ये ज्यादा देखने में आते हैं। और ये नहीं है कि वहां पे बूथ कैप्चरिंग होती हो। नहीं, क्योंकि घनश्याम दास सर्राफ की वहां पर इस तरह की घटना देखने को मिली, इसलिए बूथ कैप्चरिंग का सवाल उठा। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ गोविंद भारद्वाज फोन लाइन पर बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। भारद्वाज साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। नमस्कार। आपकी तो पहुंचती है, लेकिन आपके जो दूसरे जो गेस्ट होते हैं उनकी नहीं होती है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उनकी भी बातचीत सुनवा पाए। गोविंद भारद्वाज जी, कल दूसरे चरण का पंचायती चुनाव है। पहले चरण में कुछ हिंसक घटनाएं हुई, एक नवनियुक्त सरपंच की हत्या कर दी गई और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं घनश्याम दास सर्राफ के निर्वाचन क्षेत्र में देखने को मिली। इस बार क्या माना जाए, दूसरे चरण का जो चुनाव है निष्पक्ष तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा? क्योंकि पुलिस तो पूरी तरीके से पिछली बार नाकाम दिखाई दी है, इस बार क्या उम्मीद लगाई जाए? ऐसा नहीं है, पिछला चुनाव भी निष्पक्ष हुआ है, पूरी तरह से मुस्तैद थी पुलिस। लेकिन ये जो आप सरपंच की जिस घटना का उल्लेख कर रहे हैं, ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद की घटना है। लेकिन रंजिश तो उसी दिन से शुरू हो गई। नहीं, इसको इलेक्शन के साथ जोड़े। ये ठीक है कि इलेक्शन के कारण हुई है ये हत्या, लेकिन इसको इलेक्शन तो हो चुका था, रिजल्ट्स आ गए थे। चलिए हत्या की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं, हिंसक घटनाएं, ये घटनाएं पिछले चरण में हुई है। क्या इस बार पुलिस प्रशासन ने उससे सबक लिया होगा? भारद्वाज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है जी, और मुझे नहीं लगता कि सेकंड फेज में किसी तरह की कोई हिंसक घटनाएं होंगी। चलिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बीवी बत्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बत्रा साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जब अग्नि परीक्षा होती है किसी चुनाव की, तो वो दावे फुस साबित होते हैं। असामाजिक तत्व हावी हो जाते हैं, गुंडागर्दी दिखाई देती है। पढ़ी लिखी पंचायत का सपना देखा जरूर है सरकार ने, लेकिन इसमें भी असामाजिक तत्वों का बोलबाला है चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान। क्या आपको उम्मीद है कि दूसरा चरण इसे अछूता रहेगा? नहीं, बिल्कुल अछूता नहीं रहेगा जी। इनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बातें करते हैं। फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन होता है, सब जगह फोर्स होती है, तो आपस में झगड़े का कोई अंदेशा नहीं रहता है। क्योंकि झगड़े तभी बढ़ते हैं कि वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक आदमी उस टाइम आउटरेजियस हो जाते हैं, दोनों आपस में पार्टीबाजी का सवाल होता है। अगर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन हो कि बूथ के अंदर नहीं जाना है, यहाँ तक नहीं जाना है, किसी महिला को नहीं लेके जाना है, साथ में नहीं लेके जाना है, इस तरह का अगर डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज हो, तो तुरंत थोड़ी देर की गर्माहट होती है और थोड़ी देर बाद आदमी सोचता है, वो खत्म हो जाती है। पर ये बूथ के अंदर तक जो लड़ाइयाँ चली जाती हैं, ये सरकार की नाकामी शो करती है। गोविंद भारद्वाज जी, सरकार की नाकामी बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं शो कर रही हैं, ये कहना है बीवी बत्रा का कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे आप? बत्रा जी को इसका ज्यादा अनुभव है, इन्होंने ज्यादा बूथ कैप्चर्स किए हैं जी, लेकिन और इन्होंने भी सरकार खूब चलाई है। सरकार की या पुलिस की डिप्लॉयमेंट्स तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर पूरी पंचायती राज में इंटरफेरेंस ही नहीं किया। आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि पंचायती राज, ना तो आप में इस बात का समर्थ है दम के कि हम पंचायती राज पार्टी पे के चुनाव लड़े और
पार्टी के चुनाव पे किसी भी पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए। पहली बार देखा जा रहा है कि आप आपस में इस तरह एक एक करके आपकी पार्टी ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। हाँ, एक एक करके आप अपने सवाल दाग सकते हैं एक दूसरे से। जी बताएं भारद्वाज साहब, क्या कहेंगे आप इन तमाम आरोपों पर? चाहूंगा जी कि ये चुनाव तो बेशक पार्टी स्तर पर कभी नहीं लड़े पंचायत के, न कांग्रेस में न बीजेपी ने, लेकिन कार्यकर्ता और गांव तो वही लोग हैं। कोई नए लोग छोड़े हो गए जो लोकसभा के चुनाव में थे, जो विधानसभा के चुनाव में थे। वोटर्स तो वही हैं, लेकिन उनके लोकल इश्यूज अलग होते हैं, लोकल धड़ेबंदी अलग होती है, उसमें टकराव होते हैं। उसमें ये फोर्स एम्प्लॉयमेंट का और डिप्लॉयमेंट का क्या नहीं, ये जो मत कीजिए, रामराज पे सारा कुछ होने दीजिए, फिर फोर्स डिप्लॉयमेंट की बात ही नहीं करते। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो फोर्स की डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी है भारद्वाज जी। ये तो आप बिल्कुल सरासर गलत बात कर रहे हैं इस बात के लिए। बिल्कुल गोविंद भारद्वाज जी, चुनाव चाहे कोई भी हो उसमें राजनीतिक दखल अंदाजी हो ना हो, लेकिन जो एक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो तो मेंटेन रहनी चाहिए। नहीं तो कर ही रही है पुलिस, और मुस्तैदी से करेंगे। किस तरीके से कर रही है? हाँ, कि बहुत बिजी है भारद्वाज जी, किस तरीके से कर रही है? अब बूथ कैप्चरिंग सरेआम पुलिस कर्मियों के सामने हो गई, लोग मत पेटियां उठाकर ले गए, पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। उसके बाद भी 3 दिन बीत गए, सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं कही गई कि हाँ वहाँ बूथ कैप्चरिंग हुई है तो वहां पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ना उस पर कोई संज्ञान लिया गया। किस तरीके का ध्यान दिया गया उस चरण के चुनाव में? बताइए भारद्वाज जी। पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनको बाकायदा उन्होंने फोर्सेज ज्यादा दी हैं, ज्यादा राउंड्स हो रहे हैं पुलिस फोर्सेज के वहाँ। अच्छा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा भी लगातार मौजूद है। नेहरा साहब, क्या छोटे छोटे लूप होल्स हैं इन चुनाव में जो आप देख पा रहे हैं, जो कि कभी कभी बड़े संघर्ष का रूप ले लेती हैं? भले ही बात चौधर की जंग की हो रही हो, राजनीतिक दखलंदाजी उतनी ना हो, लेकिन असामाजिक तत्व, गुंडागर्दी का बोलबाला हर एक चुनाव में होता है और कमोबेश इसमें भी वो देखा जा रहा है। आज तक चुनाव हुए हैं हरियाणा पंचायत के चुनाव, तो सरकार का कोई ज्यादा इसमें रुचि होती नहीं। हाँ। ठीक है ना, तो एक उदासीन सा रुख रहता है सरकार का। और दूसरी बात क्या है कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं तो वहाँ के जो निवासी हैं वो अपने आप में लाइन एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। उसमें क्या होता है कि जिस प्रत्याशी को ये पता है कि तुझे हारना ही है, अब वो शरारत नहीं करता, और जिसको ये पता है कि बहुमत तेरे साथ है तो वो बूथ कैप्चर नहीं करता। तो ये छिटपुट घटनाएं हैं, और ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है कि कांग्रेस के टाइम में भी होते थे और ये होते थे। ये तो सदा से चली आई हैं जो घटनाएं हैं, तो इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई योगदान नहीं है, ना कम करने में, ना घटाने में, ना बढ़ाने में। तो बात वही आती है कि देखिए 3 चुनाव हैं देश में मुख्य रूप से, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायत चुनाव। देखिए लोकसभा के चुनाव में लोग उदासीन होते हैं, लेकिन जो चुनावी दल होते हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय उसमें होते हैं, रुचि लोकसभा में होती है, क्योंकि उसमें देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। लेकिन लोगों की रुचि इतनी नहीं होती, उनको ये होता है कि एमपी ही बनना है, तो बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है। उसके बाद विधायक का चुनाव, तो उसमें जितने विधायक के जो प्रत्याशी होते हैं या पार्टी होती है, जितनी रुचि उनकी होती है उतनी ही रुचि वोटर्स की भी होती है। फिर आ जाता है पंचायत चुनाव। इसमें क्या है कि सरकार की रुचि बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन गांव वालों की, वोटरों की, प्रत्याशियों की रुचि इसमें सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका क्षेत्र भी बहुत कम होता है। एक जो पंचायत का आकार होता है वो 6-7 हजार वोटों तक होता है मैक्सिमम, तो हर एक को पता होता है कि कौन सी वोट किधर जाएगी। तो क्या होता है कि उसमें झगड़े की आशंका भी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो लेकिन क्या होता है कि पावर बैलेंस जो होता है तो वो बड़ा वहाँ पे काम करता है। देखिए पुलिस को तो एक दिन के लिए आना है वहाँ पे, झगड़े तो बाद में भी चलते रहते हैं। तो ये चीजें कई इतनी इंटरमिक्स हैं, तो इनको झगड़ों को हम नकार नहीं सकते। जैसे जो सरपंच बना, अगले दिन देखिए ये भी नहीं है कि आप इतनी फोर्सेज है नहीं कि हर एक सरपंच को या पंच को हम सुरक्षा गार्ड दें, ठीक है ना, तो इतने ज्यादा पद हैं, तो ये चीजें हम दूर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन क्या है कि लाइन ऑर्डर को अच्छी तरह मेंटेन करके एक संदेश दे सकती है सरकार कि हम स्ट्रिक्ट हैं,
झगड़ा ना और फैलाइए। ये प्राथमिक स्तर से ही ये स्ट्रिक्टनेस दिखाई जानी चाहिए। जी। चलिए लौटेंगे आपके पास। बीवी बत्रा साहब, आप भी फोन लाइन पर जुड़े रहिए और आप भी गोविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पर जुड़े रहिए। मैं आप तीनों ही खास मेहमानों से बातचीत जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? अरे क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है? भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅल ਐਕਸੀਅल अव्वल एक्सियल। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चले बात दूसरे चरण की चुनौती की कर रहे हैं। चौधर की जंग का दूसरा चरण यानी पंचायत चुनाव का दूसरा चरण कल है और इसमें कितनी बेहतर है पुलिस व्यवस्था। पहले चरण में हिंसक घटनाएं देखने के लिए मिली, एक हत्या भी हो गई, बूथ कैप्चरिंग जैसी वारदात भी सामने आई। अब दूसरा चरण क्या शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा, ये अहम सवाल है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से गोविंद भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गोविंद भारद्वाज जी, पंचायत चुनाव में चूंकि कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, सरकारी उदासीनता का फायदा क्या आपको लगता है कि असामाजिक तत्व उठाते हैं? भारद्वाज साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या?
भारद्वाज साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, पंचायत चुनाव का खेल जो है वो काफी कहा जाता है कि टफ है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान नहीं है। बावजूद इसके क्यों ऐसी उदासीनता बरती जाती है, जिसकी वजह से कई बार लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं रह पाता? देखिए रेणु जी, हरियाणा में एक कहावत है, अगर किसी को पंच सरपंच बनना है ना जी। तो उसके पास 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है जी। झोली, पोली, टोली और लठोली। जी। ठीक है ना? तो उसका शायद हमारे कुछ दर्शक अर्थ समझ ना पाए, तो मैं सरल करके बताता हूँ। मैं हरियाणा की नहीं, इसलिए मैं भी शायद समझ नहीं पाई। तो पहला कुछ मैं समझ गई, कुछ आप समझा दीजिए। पहला जो है वो झोली। झोली यानी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना? और दूसरी है पोली। पोली कहते हैं बैठक को, एक कमरा अच्छा जहाँ पे जिसमें बैठक की जाती है, बैठक की जाए, लोग बाग आए जाए, लोग बाग आए, यानी आपका घर ठीक ठाक होना चाहिए। और तीसरा टोली। टोली आपके आदमी भी होनी चाहिए, मजबूत आदमी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लठोली। लठोली बोलते हैं लठ को हमारे यहाँ, यानी दबंग होना चाहिए। हाँ, दबंग होना चाहिए, यानी झगड़े के लिए भी आपके पास आदमी होने चाहिए। तो जो चौथा कारक है ये लठोली वाला जो है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पुलिस बल की जरूरत होती है और होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी के पास ज्यादा लठोली है तो वो किसी के पास वोट ज्यादा है, किसी के पास लठ ज्यादा है, तो देखिए जीत किसकी होगी? देखिए, वोट लड़ने से तो रहे, लठ के दम पे वोटों का दमन किया जा सकता है, वोटरों का। तो वहां पे पुलिस जरूरी होती है। तो देखिए, कई चीजें ऐसी हैं कि सारी चीजें होने के बावजूद भी लोग बाग चुनाव नहीं जीत पाते। एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल जी, बड़े दबंग मुख्यमंत्रियों में शुमार होता है उनका, प्रदेश के नहीं देश के जो दबंग मुख्यमंत्री रहे हैं, गिने चुने। लेकिन थोड़ी बदकिस्मती देखिए उनकी कि उनके पिता ने कई बार गोलागढ़ जो उनका पैतृक गांव है, वहां से सरपंच जी का इलेक्शन लड़ना चाहा, लेकिन वो सरपंच नहीं बन पाए। तो क्या है कि गणित इतना जटिल है गांव की राजनीति का, पंचायत की राजनीति का, कि आप उससे पार नहीं पा सकते। तो रही बात, हम मूल टॉपिक पे आते हैं कि पुलिस व्यवस्था। देखिए, पुलिसिंग जरूरी है, लेकिन आपको टेम्पररी राहत दे सकती है। तो एक ये अपील है मेरी सभी जो कल का और अगला जो चरण होगा, कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और इस तरह का माहौल ना पैदा करें जिससे गांव का वातावरण दूषित हो। देखिए, भाईचारे का इलेक्शन है, इसमें आपको मुखिया चुनना है, ना कि कोई डाकू, लुटेरा, डकैत इस तरह के पद स्थापित करना है। तो ये बात क्या है कि आपसी भाईचारा कायम रहे, वही सबसे बड़ी बात है। हमने बहुत से ऐसे गांव देखे हैं जहाँ पे सिंगल कोई कांस्टेबल तक नहीं गया, लेकिन वहाँ बड़े शांति प्रिय ढंग से चुनाव लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महाराज सिंह जी, नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? महाराज सिंह जी, जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ, पहुंच रही है। नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल ये है कि इतनी सक्षम व्यवस्था होने के बावजूद भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आखिर पंचायत चुनाव हो या कोई और चुनाव, पुलिस शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराने में अक्सर विफल साबित क्यों होती है? क्या चुनौतियां होती हैं उसके सामने? उसके साथ ऐसा है मैम जी, कि जो बूथ हैं उनको सेंसिटिव या ज्यादा सेंसिटिव या और ज्यादा सेंसिटिव जो करते हैं, वो पुराने हिस्ट्री पे करते हैं, उस गांव की या उस बूथ की। जी। वहां पे देखा जाता है कि कुछ जगह सेंसिटिव चले आ रहे होते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वो सेंसिटिव नहीं होते, दूसरा सेंसिटिव हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि बदली हुई परिस्थितियों में अगर कोई जो कैंडिडेट होते हैं, अब जैसे पंचायत का इलेक्शन चल रहा है, तो पंचायत के इलेक्शन में हर बार कैंडिडेट खड़े होते हैं। ये देखने की जरूरत है कि अब की बार जो खड़े हुए हैं उनमें से किस तरह की बातें गांव से उभर के सामने आ रही है। तो उस बात को लेके अगर हम सेंसिटिव या
ज्यादा सेंसिटिव उनको बनाते हैं तो हमें उस बात को ख्याल रखना चाहिए। अब ये पुराने ढर्रे पे हम बना के छोड़ देते हैं जी। अब की बार वहाँ पे जो खड़े हुए हैं वो कुछ और किस्म के खड़े हुए हैं लोग। तो जब तक हम इस बात को फौरी तौर पर नहीं देखेंगे, अब हम पिछले 5 साल पहले की बात को आज देख रहे हैं या असेंबली के इलेक्शन को देख रहे हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन को देख रहे हैं, पंचायत के इलेक्शन को देख रहे हैं, तो 5 साल पहले को देख रहे हैं। 5 साल पहले जो कैंडिडेट थे वो और किस्म के थे, अब की बार कैंडिडेट जो आ रहे हैं वो और किस्म के आ रहे हैं। तो उस पे हमें ये गौर करना चाहिए, जो भी हमारी जो पुलिस है या हमारी जो खुफिया पुलिस है वो ये देखे कि किस मतलब बहुत पहले इस बात पर होमवर्क करे कि आपके किस किस्म के लोग यहाँ पे खड़े होने की सोच रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन के बारे में 2 साल 2.5 साल पहले ही शुरू हो जाता है, उसमें से वो आएगा तो वो आएगा, उसमें से वो आएगा तो वो आएगा। तो उस तरीके से अगर सोच के हम चलें और फिर जो हम अपनी बांटते हैं पुलिस को उसको हमें और छोटे ग्रुपों में बांटना होगा, छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ेंगे। पहले अगर मान लो 10 गांव को बना रहे हैं तो उसे 5 गांव पे लाना होगा। बिल्कुल। चलिए महाराज सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाराज सिंह का कहना है कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटना होगा। अमित नेहरा जी, आपके नजरिए से वो कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे बेहतर पुलिसिंग हो सकती है आने वाले जो चरण के चुनाव है पंचायत के, उसके लिए? और देखिए उसमें क्या है कि ज्यादातर जहाँ पे दंगा फसाद फैलने की आशंका होती है तो विरोधी पक्ष शायद एप्लीकेशन दे देता है एसपी ऑफिस में या डीसी ऑफिस में। तो जो महाराज सिंह जी कह रहे थे तो वो बात लाजमी है, उन पे अति संवेदनशील बूथ है, उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। और एक बात जो बड़ी अपील की महाराज सिंह की मुझे, वो ये कहा कि खुफिया जो तंत्र है उससे फीडबैक लेना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है पिछले 5-6 साल से, जो हमारी पुलिस है उसके जो मॉडर्न सर्विलेंस सिस्टम है उस पर निर्भरता बढ़ गई है। जो मानवीय सर्विलेंस होता है उसकी आवश्यकता भी कम हो गई है और उस पर निर्भरता भी कम हो गई है। शायद यही वजह है कि इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही है, बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित नेहरा जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगली जो अग्नि परीक्षा है वो कल ही है। देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस चुनौती से, इस अग्नि परीक्षा से कैसे निपटता है। इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।